नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त अजय पांडे, आप देख रहे हैं मिर्च संवाद। आज की हमारी खास मेहमान हैं अमृतसर की रहने वाली। 14 अक्टूबर 1984 में उनका जन्म हुआ। परविंदर सिंह जी, जिनके घर में उन्होंने जन्म लिया और अपने पिता के साथ अमृतसर और यूपी का नाम उन्होंने रोशन किया। वर्तमान में वो जिलाधिकारी हैं बिजनौर की और इन्होंने कई तमाम जगह पे कार्य किया। इनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। मैम, सबसे पहले मैं यही आपसे पूछना चाहूँगा, आपका सफ़र लगभग 10 से 12-15 साल का हो गया है लगभग। इस सफ़र में आपने क्या एक्सपीरियंस लिया और किस तरह से आपने एक अमृतसर में रह के कॉलेज में वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट की। DBA करके कॉलेज है वो, वहाँ से आपने शुरुआती पढ़ाई की और उसके बाद आपका ये सफ़र जो स्टार्ट हुआ वो मैम क्या सोचकर आपने स्टार्ट किया? सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगी मुझे इनवाइट करने के लिए और ये मौका देने के लिए कि मैं सब लोगों से डायरेक्टली बात कर पाऊँ। जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में खुद ही बताया है, मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ, पंजाब की। जी। और मेरे फादर जो हैं, उनका बैकग्राउंड इसी सर्विस का रहा है, वाईआरएस कस्टम्स में रहे हैं। जी। इससे घर में शुरुआत से ही यूपीएससी को लेके थोड़ा माहौल था कि ये तैयारी करनी ही है। मेरी स्कूलिंग जो है पापा के साथ साथ, जहाँ उनकी ट्रांसफ़र रही है उनके साथ साथ रही है, तो मैं कई जगहों पर पढ़ी हूँ। स्कूल मैंने कई जगहों पर करा है, चेन्नई भी किया है, अमृतसर भी किया है, चंडीगढ़ भी किया है। पर कॉलेज मैंने अमृतसर से किया था, बीएससी इकोनॉमिक्स। उसी दौरान थोड़ा सा जनरल अफेयर्स पढ़ना, पढ़ाई लिखाई सब्जेक्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। बट फाइनली दिल्ली जाके एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके थोड़ा जो एक्चुअल में तैयारी थी वो स्टार्ट करी और थर्ड अटेम्प्ट में जाकर मेरा सिलेक्शन हुआ। और तब से लगभग 13 साल हो गए हैं सर्विस में, जिसमें कई अलग अलग जगहों में अलग अलग पोस्ट में मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। यूपी काडर मुझे अलॉट हुआ था जी। और सबसे पहले ट्रेनिंग जो मेरी है वो सीतापुर ज़िले में और आगरा ज़िले में रही थी। उसके बाद मैं एसडीएम रही 2 साल उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में, 2 साल सीडीओ रही बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद लखनऊ का थोड़ा स्टिंट है, स्पेशल सेक्रेटरी रही मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में। उसके बाद मैं जो है डीएम बनी शामली ज़िले में 2020 से लेके 2023 तक 3 साल मैं शामली की डीएम रही। जिस समय कोविड जो है वो आया था हमारे जी। देश में, उस समय मैं शामली में डीएम थी। 2023 के बाद मैं सुल्तानपुर ज़िले में एसडीएम गई। सुल्तानपुर में मैं 7-8 महीने रही डीएम। उसके बाद मैं मैटरनिटी लीव पे चली गई थी। फिर मैं मेरठ में कुछ समय 6 महीने लगभग साइट पोस्टिंग पे रही एज एडिशनल कमिश्नर। और तब से मैं यहाँ जनवरी 2024 से यहाँ पर हूँ, यहाँ बिजनौर जी। जनपद में, और यहाँ पे अपनी जो सर्विसेज है वो दे रही हूँ 2025 जनवरी 2025 इसी जी। साल से। जी। जी। सर, एक क्वेश्चन है, लगातार ये एक अफ़वाह मानी जाती है या फिर सही बात है, इसका जवाब आप ही दे पाएँगी। कहीं न कहीं मानते हैं कि पंजाब और हरियाणा में बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता, पर आपने ये बात झूठी साबित कर दी क्योंकि आप एक आईएएस अधिकारी वाक़ई में हैं। 2012 बैच, आप 2012 बैच की हैं। 11 में आपने आईएएस कंप्लीट किया था और 2012 में आपने यह साबित नहीं होने दिया। पर मैं फिर भी आपसे ये पूछना चाहूँगा, तमाम बेटियाँ हैं जो आपको देखकर प्रेरणा लेना चाहेंगी, तो पंजाब और हरियाणा के बारे में ऐसी बात कहते हैं कि बेटियों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो मैम, क्या कहना चाहेंगी आप? पंजाब और हरियाणा में थोड़ा सा रूरल सिस्टम है अभी भी, खेती की ज़मीनें हैं और वो ज़्यादातर लोग अपने बेटों के नाम ही करते हैं। इस वजह से वही पुराना जो फ्यूडल सिस्टम चला आ रहा है, इस वजह से सोसाइटी में थोड़े इश्यूज हैं। ऐसा नहीं है कि बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, और मैं तो फॉर्चुनेट रही हूँ कि ऐसी फैमिली में रही हूँ जहाँ मुझे पढ़ाया गया, और पढ़ाने के बाद इस सर्विस में आने के लिए भी 3-4 साल मैंने डेडिकेटेड पढ़ाई की, वो भी मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई। ज़्यादातर परिवार वो अपॉर्चुनिटी बच्चियों को नहीं देते हैं। इस समय सिनेरियो काफ़ी बदला हुआ है, बेटियां पैदा भी हो रही हैं और उनको पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी भी दी जा रही है। और मैं चाहूँगी कि अब मुझे देखकर भी बच्चियां आगे आएँ, चाहे कहीं से भी हों, पंजाब से हों या कहीं से भी हों, बच्चियां पढ़ें, पेरेंट्स उनको पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, और अलग अलग पोस्ट में, अलग अलग रूप में महिलाएं जो हैं या बच्चियां जो हैं हमारी अपनी सर्विसेज दे सकती हैं। चाहे बिजनेस सेक्टर में जाएं, चाहे स्पोर्ट्स में जाएं, चाहे म्यूज़िक में जाएं,
किसी भी फील्ड में, चाहे आईएएस ऑफिसर बने, हर जगह बच्चियां जा सकती हैं। इनफैक्ट बच्चियां ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं और ज़्यादा कंसंट्रेशन से बैठ के पढ़ाई कर सकती हैं। डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं जितने लड़कों को होते हैं, क्योंकि उनको बाहर घूमने का शौक, ये सब चीज़ें रहती हैं। बच्चियों को रखा जाता है कि घर के अंदर ही रहना है, तो वो पढ़ाई में काफ़ी ध्यान देती हैं। तो उनका काफ़ी स्कोप है कि वो कर सकती हैं। तो बस ये है कि हमें मौका देना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारी बच्ची टैलेंटेड है, कुछ करना चाहती है, उसके मन में ये विचार है कि उसको कुछ पढ़ाई करनी है, तो हमें उसे इनकरेज करना चाहिए और मौका ज़रूर देना चाहिए। हो सकता है कि कुछ अच्छा, कुछ अच्छी पोस्ट पे ही पहुंच जाए। बिल्कुल। सर, आपने बताया कि कहीं न कहीं आपने यूपी और अमृतसर दोनों का नाम रोशन किया था और अपने माता-पिता का जो सीना है वो भी गर्व से उनका मान बढ़ाया आपने। एक बेटी होने के कारण भी आपने सही बात कहा कि तमाम बेटियां हैं, उन्हें उनके माता-पिता को आगे बढ़ाने के लिए मौका देना चाहिए। सर, मैं एक चीज़ और आपसे कन्फर्म करना चाहूँगा, जब आप छोटी थीं और आपने स्टार्टिंग में आपने बताया कि मेरे पिता भी इसी लाइन में थे, तो आपने क्या शुरू से ही सोच लिया था मुझे आईएएस अधिकारी बनना है? नहीं, बिल्कुल शुरू से तो नहीं सोच लिया था। जी। जैसे एज बढ़ती है, अलग-अलग चीज़ें होती हैं। कभी आप पायलट बनना चाहते हैं, कभी एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। बट बाय द टाइम 12th स्टैंडर्ड हो गया था, तब तक फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसी सर्विस में जाना है और इसी की तैयारी करनी है। बाय चांस नहीं होता है, तब फिर कोई सेकंड ऑप्शन देखी जाएगी, बट पहले प्रयास इसी सर्विस में किया जाएगा। आपने अर्थशास्त्र से बीएससी कंप्लीट की थी और पोस्ट ग्रेजुएट आप हुईं। उसके बाद लगातार आपने जब तैयारी की, तो सर मैं ये भी जानना चाहूँगा, मैं जनता भी जानना चाहेगी, तमाम पेरेंट्स जानना चाहेंगे कि जब आपने ये रास्ता चुना, तो लगातार आजकल के पेरेंट्स जो हैं, वो अपने बच्चों को ये कहते हैं कि आईएएस बनने के लिए आप लोगों को 18 घंटे, 19 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके बाद ही आप आईएएस बन पाएँगे। तो ये एक बात ज़्यादातर लगातार कहा जाता है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? अ, देखिए, पढ़ाई की कैपेसिटी है, हर वैरायटी है। कुछ बच्चे 4 घंटे भी पढ़ सकते हैं, बट इतनी अच्छी कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं और उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है कि उनको उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ लोग 10-10 घंटे भी पढ़ते हैं, बट उसका उतना रिजल्ट नहीं आता। तो मुझे जो लगता है कि मुझे जो एक्सपीरियंस से मैं कह सकती हूँ कि आवश्यक है कि हम हर रोज़ पढ़ें, कंसिस्टेंटली पढ़ें। मतलब ये ना हो कि हमने 4 दिन पढ़ाई करी और फिर 10 दिन पढ़ाई नहीं करी। पढ़ें हर रोज़, भले ही 4 घंटे पढ़ें, भले ही 3 घंटे पढ़ें, बट रोज़ कुछ समय हमें डेडिकेटेडली देना है, जिसमें हम सोशल मीडिया से, अपने और फ्रेंड्स से, घूमने-फिरने से, हर डिस्ट्रैक्शन से दूर हैं। उतने घंटे हमें देने आवश्यक है। कुछ समय लगता है, 1-2 साल तो लगता है तैयारी के लिए, बिकॉज़ सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है और लगभग जो ही चीज़ आप सोच सकते हैं वो एज़ अ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। तो इस तरह से वेल डिफाइंड सिलेबस भी नहीं होता। सब कुछ भी जो आपके आस-पास हो रहा है वो भी एज़ अ क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो तैयारी करने का बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको पढ़ना है। तो ज़्यादा पढ़ें, हर रोज़ पढ़ें, भले ही कम घंटे पढ़ें, बट डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली पढ़ें। ये ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें आप 1 महीना पढ़ लेंगे और उसके बाद क्लियर कर जाएँगे। तो कुछ समय मेहनत करनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है। हाँ, ऐसे लोग हैं जो 18 घंटे भी पढ़ते हैं और उनका क्लियर हुआ है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 4 घंटे भी पढ़ते हैं, उनका क्लियर हुआ है। बस फ़र्क ये है कि कंसिस्टेंसी रखनी है और रिविज़न बार-बार करनी है। अगर आपने पढ़ लिया और 1 महीने बाद आप उस चीज़ को भूल गए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो रिवीजन बार-बार करनी है, बार-बार याद करना है कि आपके मन में बैठ जाए। तो उससे मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम में हेल्प होती है। सर आप बिजनौर में वर्तमान में इस टाइम आईएएस अधिकारी हैं और यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट हैं। तो मैम मैं ये कहना चाहूँगा और जनता भी ये ज़रूर जानना चाहेगी कि आखिर में जब मैं फिर से वही बात कहूँगा कि आपने शुरुआत की, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको सर किसने किया? नौकरी में शुरुआत करी? नौकरी में शुरुआत की आपने? नहीं, नौकरी में शुरुआत करने पे तो फैमिली सपोर्ट तो रहता ही है, जी, बिकॉज़ एज़ एन ऑफ़िसर और स्पेशली डीएम बनने के बाद से दिन और रात का काम होता है। कभी जी, भी रात की इमरजेंसी हो सकती है, कभी दिन में भी भागना पड़ सकता है, कभी ऐसा होता है कि हम 2-2 3-3 दिन बिज़ी रहते हैं कि घर पे बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते। जी, तो उस समय फैमिली, बच्चों को भी देखने के लिए फैमिली सपोर्ट चाहिए होती है। तो पेरेंट्स हैं या मेरे इन-लॉज़ हैं, कोई ना कोई फैमिली से सपोर्ट रहती है पीछे, जो बच्चे देख पाएँ और मैं थोड़ा-सा अपना माइंड जो है फ्री करके काम में देख पाऊँ। तो फैमिली सपोर्ट पढ़ने के समय पर भी और अब नौकरी करने के समय पर भी बहुत ज़रूरी है, और उसके बिना काम मुश्किल हो जाता है। जी।
मैम, जब आपको ट्रेनिंग के बाद पहला ज़िला दिया गया शामली, तो आपका वहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहा? शामली मेरा पहला ज़िला था एज़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जी, बिल्कुल। और छोटा ज़िला है, बट बहुत सारे चैलेंजेस थे उसमें। बॉर्डर है, 2 स्टेट्स का बॉर्डर लगता है वहाँ पर। साथ ही साथ वहाँ पे माइनिंग है, किसान है, और कई सारे ऐसे छोटे-छोटे इश्यूज़ हैं जो रोज़ उठते हैं वहाँ पर। तो उन चैलेंजेस को करना, साथ ही साथ कोरोना का समय चल रहा था, बिल्कुल। कोविड आ गया था, और उस समय फर्स्ट टाइम ये ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आई थी। तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आती थी और लोगों को, पब्लिक को भी हैंडल करना पड़ता था। और क्योंकि इंटर स्टेट था तो बहुत सारे लेबरर्स जो हैं उनका मूवमेंट था वहाँ पर, जो अन्य स्टेटों से गुजर कर यूपी आना चाहते थे, तो वो जी, वाया शामली आना चाहते थे। इस प्रकार के चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, बट शामली एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट, एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा है। एक तो मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला वहाँ पर, और साथ में क्योंकि छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो थोड़ा सा कंट्रोल में लगता है। धीरे धीरे आप हर किसी को जान जाते हैं, हर अधिकारी को, हर प्राइवेट व्यक्ति जो बार बार आपसे मिलता है या फील्ड में जाते हैं तो मिलता है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिंग है, वहाँ के जनप्रतिनिधि सब बहुत अच्छे थे। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे शामली का रहा है, जो मुझे अब आगे की पोस्टिंग्स में भी हेल्प कर रहा है। बिल्कुल। सर, आपने जब शामली में कदम रखा, तो एक ऐसा समय आपने बताया कि कोरोना काल आ गया। वो समय किसी ने देखा भी नहीं था और आपके लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ी चुनौती ही हो गई थी, क्योंकि ऐसा वक़्त आपने भी नहीं देखा था और अचानक वो इस तरह का आपको कंडीशन मिल गई और आप वहाँ की जिला मजिस्ट्रेट थीं। तो क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा वहाँ पे? कई चुनौतियां हैं वहाँ, जैसे आप देख सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स में भी रहा है। रिसोर्सेज कम थे, हॉस्पिटल्स कम थे, ऑक्सीजन की सप्लाई कम थी, कई सारे इश्यूज थे। वो ग्रेजुअली जैसे जैसे कई सीएसआर के माध्यम से, कई लोगों की हेल्प लेके, फिर उसके बाद सरकार से भी कई चीज़ों के बजट्स आए, तो धीरे धीरे वो सब चीज़ें, सुविधाएं जो है इस्टेब्लिश करी गई। और क्योंकि छोटा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत वहाँ पर अच्छी फैसिलिटी, अच्छा डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, हाई एंड फैसिलिटी, मेडिकल कॉलेज कुछ भी नहीं था उस समय पर। तो वहीं के डॉक्टर्स को मैनेज करना पड़ता था, अन्य हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं हो पाता था। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, मास्क खरीदना, पीपीई किट खरीदना, ये सब चैलेंजेस थे। पर ग्रेजुअली धीरे धीरे उसमें अरेंजमेंट होता गया और अच्छी सिचुएशन रही। कंपेयर टू बाकी स्टेट थोड़ा अच्छा मैनेज रहा, नंबर ऑफ डेथ्स भी कम थी और कंट्रोल भी सिचुएशन पे ज़्यादा था। आपने सुल्तानपुर को भी चमकाया जाकर, सुल्तानपुर के लोग आज भी आपको याद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सुल्तानपुर में मेरा छोटा ही समय रहा, कम टेन्योर था। 2-3 महीने तो कोई नए डिस्ट्रिक्ट को समझने में लग जाते हैं। जी, और वैसे भी पूरब का डिस्ट्रिक्ट था, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ से कल्चरली एडजस्ट होने में और लोगों से बातचीत करने में, चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लगा। डिस्ट्रिक्ट वो भी बड़ा है, तो बहुत सारे ऐसे विभाग थे जो शामली में नहीं थे और वो फर्स्ट टाइम मुझे देखने को मिले। बट अच्छा ज़िला है। कुछ लैंड रिलेटेड इश्यूज वहाँ बहुत ज़्यादा रहते थे, लोगों की ज़मीनें बहुत छोटी छोटी हैं या बिना ज़मीनों के हैं लोग जी। वहाँ पर। खेती बाड़ी और ये सब की समस्याएं हैं, सिंचाई की समस्याएं हैं। उस सबको देखते हुए कई सारे हम लोगों ने वहाँ पर, अर्बन बॉडी का इलेक्शन था वो हम लोगों ने कराया। तो बहुत सारे कार्य वहाँ कराए हम लोगों ने, और अच्छा टेन्योर रहा वहाँ पर भी। जितने लोग थे सब लोगों ने सपोर्ट किया, और कुछ हम लोगों को जो शासन से टारगेट मिले वो हम लोगों ने कंप्लीट करने का प्रयास किया। वो भी टाइम अच्छा था, शॉर्ट था पर अच्छा था। आपकी हॉबी मैम? हॉबी मेरी किताबें पढ़ना रही है पहले। अभी तो इनफैक्ट मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाती हूँ क्योंकि बिजी बहुत रहता है, बट किताबें पढ़ना एक मेरी हॉबी रही है। पिताजी के बारे में अपने कुछ कहना चाहेंगे आप? पिताजी के बारे में मैं पहले ही रिपीट कर चुकी हूँ, क्योंकि वो सर्विस में थे, इसलिए हमेशा मेरे रोल मॉडल रहे हैं। और हमेशा से सपोर्ट उन्हीं की रही है, जिस वजह से मैं पढ़ पाई और इस पद पे पहुंच पाई हूँ। इनफैक्ट अभी भी अगर घर पे सपोर्ट नहीं होती बच्चों के लिए, तो मैं पापा को ही बुला लेती हूँ कि आप आके 4 दिन रह जाइए, कोई है नहीं घर पे, तो वो जी, भी आ जाते हैं वो। बिल्कुल। अपने माताजी के बारे में? मम्मी भी हाउसवाइफ हैं अब तो, और वो भी सपोर्ट करती हैं साथ साथ, और पेरेंट्स की वजह से ही लड़कियां आगे पहुंचती हैं। विदाउट मदर सपोर्ट वो नहीं हो पाता। आप मैम, जो आने वाली पीढ़ी हैं और अब जो पढ़ भी रही हैं बच्चियाँ, उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज मैं देना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों को, बेटों को बराबर समझें। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो नहीं कर सकती हैं। उनको भी सपने देखने दें, जो वो गोल्स बनाए अपने मन में कि उनको क्रिकेटर बनना है या उनको आईएएस ऑफिसर बनना है, जो भी अपने मन में ठाने उसके लिए सपोर्ट करें।
हम थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो वो बिल्कुल मेहनत करके वो चीज़ अचीव करेंगी। और बेटियां भी बेटों की तरह बच्चों का नाम रोशन कर सकती हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देश में भी, हमारे प्रदेश में भी, इंटरनेशनली भी, जहाँ बच्चियाँ अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठी हैं, पॉलिटिकली भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हैं, हर हर फील्ड में हैं। तो हमें मौका देना चाहिए और बेटा बेटी एक बराबर होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों, और उनकी जो है खुशी का भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, आपने बताया था कि इंटरव्यू के दौरान कि आपने 3 अटेम्प्ट किए, उसके बाद फिर आपका हुआ। कहीं न कहीं आप अपनी हिम्मत, आपकी ऐसे कभी ऐसा पल आया जो आप कभी सोची हों कि मैं इतना कोशिश कर रही हूँ, उसके बाद भी मैं निकल नहीं पा रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? नहीं और परिवार का बिल्कुल, किस तरह से सपोर्ट रहा? बिल्कुल आता है। पहले ईयर में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है कि हम तो निकाल ही लेंगे एग्ज़ाम, फिर जी, ग्रेजुअली ग्रेजुअली तीसरे चौथे साल तक आते हुए डायलेमा होने लगता है कि हमने क्या सही डिसीजन लिया, पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे। तो उस तरह से मेरे अंदर भी ये फीलिंग्स होती थी कि अब 3-4 साल लगा दिए हैं किसी चीज़ में, बाई चांस ना हुआ तब हमारे पास क्या सेकंड ऑप्शन रहेगा। जी, तो इस तरह से आता है, बट उस समय फिर धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस, और फिर से सब चीज़ें भूल के एक बार पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, हार्डवर्क करें, मेहनत करें, तो कुछ ना कुछ उसमें जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ मेरी एडवाइस भी है कि हम जब एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो जी, उसके साथ अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। सब एग्ज़ाम्स देते रहेंगे तो हमारा जो है स्कोप ज़्यादा बढ़ेगा, हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जब हम छोटी परीक्षा कोई पास कर लेंगे तो हमें बड़ी परीक्षा देने के लिए कॉन्फिडेंस आ जाता है, और अगर बिल्कुल नहीं देंगे तो बड़ी परीक्षा की तैयारी में बाई चांस फेल हो जाते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाता है। तो हर तरह का एग्ज़ाम दे, आगे की हायर स्टडीज़ भी साथ साथ में पैरेलली करते रहें, तो उतना मुझे लगता है स्ट्रेस नहीं होगा जितना हमें वैसे लगता है। सर बिजनौर में अब आप वर्तमान में हैं, और बिजनौर के लिए आपने एक, यहाँ पे महिलाओं के लिए रोज़गार के लिए आपने एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकाला, विद्युत ब्रांड करके एक आपने काम किया है। और कहीं न कहीं आपने जो जन समस्याएँ होती हैं, उनको लेकर भी आप जितने भी उपजिलाधिकारी हैं, उनको भी आपने कई दिशा निर्देश दिए हैं कि उनका एकदम कहीं न कहीं आप निस्तारण करिए, कोई भी पीड़ित आता है तो। क्या कहना चाहेंगी मैम बिजनौर के बारे में? जनता दर्शन और जन सुनवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं, और वो इस बात की समीक्षा भी करते हैं कि सभी ऑफिसर्स सुबह के टाइम अवेलेबल हों कम से कम, उसके बाद फील्ड एक्टिविटीज़ के लिए जाए। उसी के संबंध में हम लोग बाकी अधिकारियों को भी निर्देशित करते हैं और रैंडमली चेक भी कराते हैं कि अपने कार्यालयों में उपस्थित हों, जनता की सुने और उनकी जो डिस्पोजल करें उनकी समस्या का। कई बार हम लोग जो शिकायतें का डिस्पोजल देते हैं उनको फील्ड पे क्रॉस वेरीफाई भी कराते हैं कि सही डिस्पोजल दिया गया है कि नहीं। इसके साथ जो आप विदुर ब्रांड की बात कर रहे हैं, जी, क्योंकि विदुर ब्रांड का कार्य तो जनपद में पहले से ही स्टार्ट हो गया था। घर पे यूज़ होने वाले सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी महिलाएं स्वयं सहायता समूह की बनाती हैं, और उनको बहुत ही अच्छे रूप में पैकेजिंग करके और उनको बेचा जाता है। बट इससे नेक्स्ट स्टेप जो है, जो मेरे दौरान लिया गया है, जिसमें हम लोगों ने विदुर के स्टोर्स खोलने स्टार्ट किए हैं। जी, क्योंकि सामान तो बना रहे थे बट उनको बेचने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ आके लोग देखें, सब प्रोडक्ट्स उनको दिखाई भी दें और वो उसको आराम से खरीद भी सकें। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इनके ब्रांडिंग पे और इनके बेचने पे ज़्यादा ध्यान दिया है। लगभग 19 दुकानें हम विदुर ब्रांड के नाम से खोल चुके हैं, जी, जहाँ घर में रोज़ की सप्लाई वाली जो चीज़ें हैं जो हम रोज़ जाके बाजार खरीदते हैं वो सभी एक जगह अवेलेबल है, और बहुत अच्छे सिस्टम से वहाँ महिलाएं बेचती हैं। बारकोड स्कैनर्स की तरह, जैसे आप किसी अच्छे मॉल में जाते हैं तो उस तरह से बिलिंग कराई जाती है, उस जी, तरह से हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है। साथ ही साथ विदुर कैफ़े नाम से भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। लगभग हम लोग 14 कैफ़ेज़ जो हैं जनपद में खोल चुके हैं। कैफ़ेज़ में हम लोग चाय, कॉफ़ी, थोड़ा-सा मोमोज़, नूडल्स, इस तरह के फूड्स, जो लोग शाम को अपने परिवार के साथ निकलें तो जी, कुछ समय स्पेंड कर सकें, इस तरह की हम लोगों ने वहाँ व्यवस्था करी है। उसका स्टोर हम लोगों ने वर्धमान कॉलेज के बाहर भी, विवेक कॉलेज के अंदर भी, जहाँ पे यंगस्टर्स रहते हैं जिनमें डिमांड होती है कि स्कूल के दौरान या कॉलेज ब्रेक के दौरान उनको खाने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उस इंटेंशन से खोला है और बहुत अच्छे चल रहे हैं। कोशिश करेंगे कि इनको और बढ़ाया जाए ताकि इन महिलाओं को जो ग्रामीण परिवेश से आती हैं, उनकी फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो और एम्पावर्ड हो महिलाएँ। बिल्कुल, आपने सर बताया कि
सबसे बढ़िया बात आपने ये बताई कि बनाना प्रोडक्ट बन तो जाता है, पर उसे सेल करना बहुत भारी होता है, और आपने सेल करने के लिए उनको एक मंच दिया कि आप यहाँ पर शॉप खोलिए और यहाँ पर आप उसे सेल कर सकती हैं। सर, मैं सबसे बड़ा एक सवाल आपसे ये ज़रूर करूँगा। आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो रील बना रही है लगातार, और वो ये नहीं देख रही है, मैं अधिकतर जिसका भी इंटरव्यू लेता हूँ, मैं ये ज़रूर सवाल पूछता हूँ और ये मैसेज ज़रूर दिलवाता हूँ कि युवा पीढ़ी जो है वो रील बनाती है, वो ये नहीं देख रही है कि मैं किस तरह की रील बना रहा हूँ, और उन पे उन्हीं रील के कारण उन पे मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं और वो अपनी छवि भी खराब कर लेते हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन युवाओं के लिए, चाहे वो कोई भी हो? मेरी तरफ से मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि युवाओं को सोशल मीडिया पे जितना एक्टिव है वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली एक्टिव हों, अपनी जिम्मेदारी भी समझें। जो सही गलत वो पोर्ट्रे कर रहे हैं उसको हज़ारों लोग देखते हैं, और कई बार उनसे सही की बजाय गलत चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं, और कई बार चाहते ना चाहते कोई ना कोई ऐसी गलत चीज़ में फंस भी जाते हैं लोग, जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है, जिनसे उनकी पढ़ाई और आगे का करियर्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करें। आपका जो है आपके ऊपर और कई लोगों की फ्यूचर जो है वो डिपेंडेंट हो रहा है। सोशल मीडिया का यूज़ करें तो पॉजिटिवली करें, कंस्ट्रक्टिवली करें, और अच्छी चीज़ों के लिए करें। अच्छी चीज़ें भी उसमें बहुत हैं, पढ़ाई लिखाई करियर से रिलेटेड भी बहुत चीज़ें मिलती हैं, और उसी तरह से अनलिमिटेड नेगेटिव चीज़ें भी हैं। तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना आना चाहिए, और छोटों को गाइड करना चाहिए बड़ों को कि किस प्रकार से उसको पॉजिटिवली उसकी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि बिजनौर में थोड़ा सा सोशल मीडिया और कई सारे साइबर क्राइम्स आजकल आ गए हैं, जी। उनके प्रति स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को जागरूक करें। एक अभियान हम लोगों ने चला रखा है, और कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, किस प्रकार की घटनाएं पहले हुई हैं, किस प्रकार से आपका सोशल मीडिया अकाउंट से आपकी चीज़ें और आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करके गलत प्रवृत्ति के लोग जो हैं उसको यूज़ कर सके हैं। हम लोग अभियान चला रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हर स्कूल कॉलेज में पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग जागरूक करें। हमारे चैनल के माध्यम से बिजनौर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिजनौर की जनता के लिए कई कुछ मैंने कह दिया। आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को, बिजनौर की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगी। जितने स्कीम्स अभियान हम लोग चलाते हैं उसमें सभी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं, तभी वो सफल हो पाती है। आप सब लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि सोशल मीडिया देखें बट रिस्पॉन्सिबली देखें, और बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, उनके आगे करियर्स के लिए पॉजिटिवली उनका सहयोग करें। बच्चियों को स्पेशली मोटिवेट करके आगे ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज हमारे साथ डीएम सर थीं, जो कि उन्होंने बताया कि अपने बच्चों को गाइड करें, और सोशल मीडिया पे पढ़ाई लिखाई के लिए ज़्यादातर उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए मोबाइल दिया जाए, और सोशल मीडिया पर ध्यान रखें उनके परिजन। तथा इन्होंने जो महिलाएं हैं उनके रोज़गार के लिए भी तमाम कदम उठाए हैं और आगे भी उठाती रहेंगी। हम फिर से एक बार सफलता की यात्रा में किसी और के साथ होंगे, उनकी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।